हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान के पृष्ठ रसायन चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, पृष्ठ रसायन चैप्टर के। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। ख्वाब भले ही टूटते रहें, ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। ख्वाब भले ही टूटते रहें, मगर हौसले फिर भी जिंदा हों। हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे बोला मैंने सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, है ना। जी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हार्डी सुलजे का नियम क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। हार्डी सुलजे का नियम कई बार एग्जाम में आता है, देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है। हार्डी सुलजे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया था 15, 18, 19 में ये आया हुआ था, देख सकते हो। या ऐसे भी आ सकता है, आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों की संयोजकता पर निर्भर करता है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी आया था, ऐसे करके पूछा गया था, है ना। और फिर 19 में देखो कैसे पूछा गया था, कितने कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। 19 में ऐसा पूछा था, हार्डी सुलजे का नियम क्या है, निम्न विलयनों को स्कंदन क्षमता के आधार पर व्यवस्थित करके लिखिए। ये भी 19 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्डी सुलजे का नियम क्या है, देखिए ध्यान सुनिए। विद्युत अपघट्ट मिलाकर किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन को स्पष्ट करने के लिए हार्डी सुलजे ने निम्नलिखित दो नियम दिए थे। और क्या नियम थे, पहले यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। पहला क्या था कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए, कोई भी कोलाइडी विलयन है उसका स्कंदन करने के लिए क्या होता था, विद्युत अपघट्ट के वो आयन सक्रिय होते हैं। कौन से आयन, वो आयन सक्रिय होते हैं जिन पर कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोलाइडी कण पर प्लस का है ना, तो उस पर माइनस का होगा, ऐसे करके आप समझ सकते हो। वो आयन विद्युत अपघट्ट के लिए आयन सक्रिय होते हैं जिन पर कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश होता है। समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्या है, अगला है किसी सील को स्कंदित करने के लिए। अब मान लीजिए पहला नियम हो गया, दूसरा क्या था, किसी सील को स्कंदित करने वाले आयन भी, किसी सील को स्कंदित करने वाले आयन की क्षमता, किसी सील को, मान लीजिए कोई सील है उसको स्कंदित करने वाले आयन की क्षमता आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अर्थात अधिक संयोजकता वाले, या नहीं लिखो तो आप ऐसा लिख सकते हो, इतना मत लिखो, इतना लिख दो जो मैं बता रहा हूँ। अर्थात अधिक संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन क्षमता भी अधिक होती है। मान लीजिए जिसकी संयोजकता अधिक अधिक है, मान लो 3 संयोजकता है प्लस की, तो उसकी स्कंदन क्षमता भी ज़्यादा होगी, है ना। समझ में आ गया। बड़े आगे कोलाइडी विलयन, अगला हार्डी सुलजे का नियम था ना ये जी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है। ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों के लिए, सबसे पहले ऋणावेशित के लिए बात कर रहे हैं, तो ऋणावेशित आपको पता होना चाहिए, जो माइनस वाला होता है वो ऋणावेशित होता है जी। जैसे TH+4 फिर लेस देन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम प्लस कैल्शियम +2 और पोटेशियम प्लस। इस प्रकार से ये फार्मूला, ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ही पेपर में आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल सहित, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना जी। किसी विद्युत अपघट्ट के प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, किसी विद्युत अपघट्ट के प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उतनी कोलाइडी कणों की स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। मतलब कहने का ये टॉपिक्स भी आपको लिखना है एग्जाम में, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे।
किसी विद्युत अपघट्ट के प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा ही जाता है, और एग्जामिनर भी आपसे जो वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आते हैं वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, एथिल अल्कोहल की क्यों भी मिलाई जाती है, क्यों ऐसा, इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। बड़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ऊपर तक भरकर रखते हैं जिससे प्रकाश और वायु में प्रवेश ना कर सके, जिससे भाई प्रकाश और वायु में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म का धीरे धीरे विषैली गैस फास्जीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे मान लीजिए फास्ट क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो क्लोरोफॉर्म क्या बन जाता है, फास्जीन विषैली गैस बनाती है। रिएक्शंस आगे बताएंगे अभी। ठीक है। क्लोरोफॉर्म में जब 1% एथिल अल्कोहल मिलाने पर क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की दर मंद पड़ जाती है, अतः क्या हो जाता है, एथिल अल्कोहल ऋणावेशित धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था फास्जीन गैस बनती, तो वो आप पहले देख लीजिए। देखिए भाई, ये रहा हमारा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म होता है, निश्चित क्रम में ये प्रयोग होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा प्रेजेंटेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, तो क्या बनेगा, COCl2। इसको बोलते हैं फास्जीन गैस, जो सबसे खतरनाक और विषैली गैस होती है फास्जीन गैस, और 2HCl हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस भी आपको लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना रिएक्शंस के आप कोई भी रिएक्शंस को लिखोगे, कोई भी आंसर को, तो आपको उसमें मार्क्स नहीं दिए जाएंगे जी। अगला उत्प्रेरक वर्धक क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं तो किसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते हैं, मतलब वह पदार्थ जो स्वयं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक के कार्य नहीं करें, लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दें, तो उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दें, तो वहाँ वे उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइबर द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये मैं आगे जब इसका चैप्टर आएगा फिर इसकी हाइबर विधि पूरी लेकर आऊँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं जी। जी भाई जी, ये क्या है, ये हाइबर विधि में जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं तो उसकी रिएक्शंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो Fe होता है क्या, उत्प्रेरक, और मॉन्डलम क्या होता है, मॉन्डलम में उत्प्रेरक वर्धक होता है जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2NH3 बन जाता है, इसको अमोनिया बोलते हैं। ये बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव विरोधी सॉल बनाने की उभयनिष्ठ अपघटन विधि का वर्णन कीजिए और रासायनिक समीकरण भी दीजिए जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस विधि द्वारा आर्सेनिक सल्फाइड, सिल्वर हैलाइड आदि के सॉल बनाए जाते हैं, है ना। द्रव विरोधी सॉल बनाने के लिए अपघटन विधि में क्या होता है, देखिए भाई, अपघटन विधि में आर्सेनिक सल्फाइड और सिल्वर हाइड्राइड के सॉल्व बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आर्सेनिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, AS2O3 के तनु जलीय विलयन H2S के गैस प्रवाहित करने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो, AS2O3 + 3H2S रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा, AS2S3, क्या बन जाएगा, AS2S3 + 3H2 हमारा अलग हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है ब्राउनी गति क्या है। अगला है ब्राउनी गति क्या है, अथवा ब्राउनी गति कोलाइडी आकार और परिक्षेपण माध्यम की सांद्रता किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये 18 में आया था, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर। ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण और प्रभाव प्रभावित करने वाले कारकों के नाम भी बताइए। 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए भाई, कोलाइडी कणों का अनियमित, कोलाइडी कणों, ब्राउनी गति का है वो आप ध्यान से सीखोगे। कोलाइडी कणों का
अनियमित अदिशात्मक एवं निरंतर गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी आ सकता है कि ब्राउनी गति को सबसे सर्वप्रथम किसने देखा था, तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस गति को देखा था। इसीलिए इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला, फिर इधर की ओर चला, फिर तीर लगा हुआ है। आप समझ सकते हो ये क्या है, ब्राउनी गति है। तो इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। बिना चित्र के नंबर नहीं मिलते हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। अब देखिए क्या है अगले कि प्रक्षेपण माध्यम के अणु सदैव गतिशील रहते हैं, अतः ब्राउनी गति का कारण प्रक्षेपण व्यवस्था व प्रक्षेपण माध्यम के कणों के बीच होने वाली असंतुलित टक्करें, जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे ब्राउनी गति कम हो जाती है। मतलब जैसे कणों का आकार बढ़ेगा तो ब्राउनी गति क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। समझ में आ रहा है जी। दूसरी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आकार तथा श्यानता बढ़ाने पर असंतुलन टक्करों की संभावना घटती है। आकार बढ़ाओ और श्यानता बढ़ाओ, जो संतुलित टक्करों की जो संभावना होती है वो घट जाती है जी। आगे बढ़ें, अगला देखिए, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट कारक जो प्रभावित करते हैं वो देख लीजिए। प्रक्षेपण व्यवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आकार इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा है श्यानता भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, कारण सहित बताइए, ठीक है। उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। टिंडल प्रभाव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके 2019 में भी आए हुए हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 18, 19 2 साल लगातार पूछा गया है। इसका मतलब ये किसमें आने वाला है, ठीक है ना जी। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसका चित्र भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें। टिंडल प्रभाव अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से, अंधेरे में रखे टिंडल प्रभाव अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले रंग का दृश्यमान हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ठीक है। तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। इस आकृति को सबसे पहले टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। सो आप अच्छे समझ सकते हो, टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने टिंडल प्रभाव का खोज किया था। इसीलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु अथवा तथा इस प्रभाव को शंकु जैसी आकृति उसे बोलते हैं टिंडल शंकु, और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा चित्र के माध्यम से। देखिए ये रहा इसका चित्र। देखिए भाई ये क्या है, बड़े ध्यान से समझना है। ये हमारे पास जैसे मान लो अंधेरे में रखी हुई प्रकाश से तीव्र प्रकाश जैसे हम इसमें गुजारेंगे तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा अपने अपने सूक्ष्म ज्योति प्रकाश बढ़ती। इस प्रकार से ये यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ से आँख के द्वारा देख रहा है तो ये टिंडल चमकदार ये दिख रहा है। एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है जो पानी की तरह, ये टिंडल चमकदार शंकु कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है। प्रकाश स्रोत ये हो गया, ठीक, समझ में आ गया होगा चित्र। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, सॉरी यार थोड़ा गला ख़राब है, सो आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे जी। तो वास्तविक विलयन में विलय कण छोटा आकार रखने के कारण प्रकाश विकिरण नहीं कर पाते हैं। जब अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो उसका पथ चमकता है, क्योंकि वायु में परिक्षिप्त धूल के कण प्रकाश को परिकृत करते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए प्रभावित करने वाले कारक टिंडल प्रभाव की प्रबलता प्रकाश की विकिरण पर निर्भर करती है। प्रकाश के विकिरण निम्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चूँकि बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए
आसमान व समुद्री जल नीले दिखाई देते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, जल नीले क्यों दिखाई देते हैं, इसीलिए दिखाई देते हैं। तो आपने यहाँ से समझ लिया। ठीक, अगला क्या है? अगला है परिक्षेपण व्यवस्था के कणों के आकार पर। परिक्षेपण व्यवस्था के कणों का आकार जितना अधिक होगा, उससे होने वाला प्रकाश उतना ही अधिक होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगला क्या है? विद्युत अपवहन को स्पष्ट कीजिए, है ना, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको बताने हैं। तो विद्युत अपवहन मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देख सकते हो 18 में आया है, 19 में आया है, फिर 19 में दोबारा से रिपीट हुआ है। कोराडी विलयनों को शुद्धिकरण की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। देखिए विद्युत अपवहन क्या होता है, देखिए इसको समझाने की कोशिश करेंगे। विद्युत के द्वारा अपवहन करने की क्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। इस विद्युत अपवहन में करने से विद्युत अपघट्टों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है, परंतु ये विधि विद्युत अनवघट्टकों के निष्कासन में तीव्र नहीं करती है। ठीक है ना। विद्युत अपवहन में चर्म पात्र के थैले से बाहर की ओर एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। अशुद्धि के कण विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होते हैं तथा जल में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये रहा चित्र। जी, ये चित्र रहा। ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये इसमें जल भरा हुआ है, ये इस प्रकार से ये अपवाहक झिल्ली हो गई, ये कोलाइड हो गया, ये क्रिस्टलाभ हो गया। ठीक है, आगे बताएंगे ये सारी डेफिनेशन। अपवहन का प्रयोग कहाँ होता है ये भी आप सीख लीजिए। रक्त एक कोलाइडी विलयन है। रक्त कैसा है? एक कोलाइडी विलयन है तथा रक्त में उपस्थित अशुद्धियाँ वृक्क के द्वारा अपवहन क्रिया द्वारा ही अलग होती हैं। जो हमारा रक्त शुद्ध होता है वृक्क के द्वारा होता है, को पता ही होगा, ये बायोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा। जिन व्यक्तियों के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं उनके रक्त को अपवहन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है ना। निम्नलिखित गुणों के आधार पर द्रव विरोधी और द्रव स्नेही सॉल के अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला है विस्कासिता, दूसरा है विद्युत अपघट्ट का प्रभाव, तीसरा है पृष्ठ रसायन, चौथा है विद्युत आवेश। क्वेश्चन 2019 में आया गया था, देख सकते हो आप लोग। द्रव स्नेही सॉल क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं जी। इसके अंतर है जी। देखिए द्रव स्नेही सॉल क्या होते हैं? परिक्षेपण माध्यम की श्यानता से उच्च होती है। परिक्षेपण द्रव स्नेही सॉल में जो परिक्षेपण माध्यम की जो श्यानता होती है इसमें उच्च होती है, और परिक्षेपण माध्यम की श्यानता के बराबर होते हैं द्रव स्नेही सॉल। इसमें अंतर आप हेडिंग डालोगे, जैसे मैंने इसमें दिखाया है ऐसे ही आपको यहाँ पर एग्जाम में डालना है। फिर क्या है? सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, अधिक मात्रा में मिलाने पर स्कंदन हो जाते हैं इसका मान। फिर इसमें लिखोगे आप सूक्ष्म मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर ही स्कंदित हो जाता है। फिर अगला है प्रक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है इसका, है ना। इसमें परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है ये। अगला है सॉल के कण पर आवेश माध्यम की पीएच पर निर्भर करता है। इसमें क्या लिखोगे? पीएच पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हेडिंग डाल के आपको लिखना है ना, जो आपसे पूछा जाए वही लिखना। फिर है मिसेल की निर्माण की क्रिया विधि को स्पष्ट कीजिए। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। जब भी रेगुलर का मतलब जब भी आपका एग्जाम होता है। 19 में ये आया हुआ था, देख सकते हो आप लोग अच्छे से। मिसेल का निर्माण कीजिए जिसमें साबुन बनता है ना। मिसेल का बनना, साबुन जैसे सोडियम स्ट्रेट के मिसेल का बनना निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सोडियम एस्ट्रेट के अणु जल में आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए C17H35 COONA, ये होता है सोडियम एस्ट्रेट। जब रिएक्शंस करेगा, सब इसको हम गर्म करेंगे तो C17H35 COO
माइनस अलग हो जाएगा, प्लस वाला हमारा अलग हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार ऋणायन की संरचना निम्न प्रकार होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, CH3CH2 का पावर होल 16 है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोकार्बन भाग जलयुक्त विरोधी, तो ये ध्रुवीय भाग बन जाएगा। हमारी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर -O लगा दिए, ये क्या ध्रुवीय भाग हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए हाइड्रोकार्बन भाग इस कण की पूंछ टैल तथा ध्रुवीय भाग COO- तथा सिर हेड बनाता है। आपको आ गया समझ में? नहीं आया दोबारा बता दूं। हाइड्रोकार्बन भाग होता है मतलब C17H35 इस कण की पूंछ यानी कि टैल तथा ध्रुवीय भाग COO- सिर बनाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस प्रकार प्राप्त ऋणायन का द्रव्य स्नेही भाग तथा द्रव्य विरोधी भाग चित्र में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है। जिसे माइसेल बनाते हैं, माइसेल है ना। सोडियम एस्टेट के मिसेल में लगभग 70 आयन होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका चित्र आप अच्छे से समझ लीजिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस समझ में इसी में आएगा चित्र में जी। देखिए मिसेल नामक साइंटिस्ट ने मिसेल संरचना बनाई थी, आपको पता होना चाहिए चीज़। जो आपको माइनस माइनस दिख रहा है, ये माइनस माइनस गोले में, इसे बोलेंगे द्रव्य स्नेही भाग। और ये जो मतलब ऐसे करके गोला ऐसे करके ये सिंबल है तार की जगह, इसको आप बोलोगे द्रव्य स्नेही द्रव्य विरोधी भाग। ठीक है, ये उसका चित्र आपको चित्र जरूर बनाना है, बिना चित्र के नंबर नहीं मिलते हैं जी। अगला है, इस प्रकार साबुन से प्राप्त मिसेल की वाह्य सतह पर ऋणावेशित भाग होता है, जिस कारण ये मिसेल ऋणावेशित होते हैं। समान आवेश के कारण ये मिसेल तंत्र स्थायी होते हैं। इसी प्रकार RNH3Cl का मिसेल धनात्मक आयनों RCH3+ के समुच्चय के कारण धनावेशित मिसॉल बना देता है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला है, क्रिस्टलाव और कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। इसमें अंतर स्पष्ट हम लोगों को अच्छे से करना है। देखिए अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्रव्य स्नेही और द्रव्य कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। मैंने बता दिया है, फिर भी आपको मैं इसमें बता दूंगा अच्छे से। देखिए कोलाइड क्या होता है और क्रिस्टलाव क्या होता है। कोलाइड क्या होते हैं, देखिए वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम झिल्ली या पात्र से होकर विसरित नहीं होता है उन्हें कोलाइड कहते हैं। क्रिस्टलाव वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम झिल्ली या चर्म पात्र से आसानी से विसरित नहीं होता है उन्हें क्रिस्टलाव कहते हैं। मुझे कहीं इसमें डाउट लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। इसमें मिस्टेक है क्रिस्टलाव में। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपारगम झिल्ली या चर्म पात्र से होकर विसरित होता है, यह नहीं लिख, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है PDF में, नहीं होता है नहीं होता है उन्हें क्रिस्टलाव कहते हैं। ठीक, ये थोड़ी मिस्टेक थी, आप लोगों से मैनेज कर लेना। ठीक, अगला है, विलयन में कोलाइड के कणों का आकार झिल्ली के छिद्रों के आकार से अधिक होता है। इसमें विलयन के क्रिस्टलाव के कणों का आकार झिल्ली के कणों के छिद्र से आकार से छोटा होता है। अब आकार की बात होगी, अब उदाहरण की बात करते हैं। गोंद है, स्टार्च है आदि, नमक है, ग्लूकोज है, यूरिया है ना। और यहाँ पर लिख सकते हो आप प्रोपियोनोट आदि। द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं इसमें अच्छे से आपको डिस्कस कर देता हूँ, फटाफट बताएंगे। देखिए उचित विलायकों के साथ पदार्थ को मिलाने अथवा गर्म करने पर सुगंधता से प्राप्त होने वाले कोलाइडी तंत्र द्रव्य स्नेही कोलाइडी कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय सौर होते हैं, ये प्रायः स्थायी होते हैं। इन कोलाइडों को किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को मिलाकर शीघ्रता से अपक्षेपित नहीं किया जा सकता है। अब बात करें उदाहरण की, तो पता ही होगा स्टेलिन है, चार्ज है, रबड़ आदि। द्रव्य विरोधी क्या होते हैं जी। द्रव्य विरोधी, यदि किसी प्रक्षेपण व्यवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं होती है तो इस प्रकार के कोलाइडी को हम द्रव्य विरोधी सॉल्व कहते हैं। ठीक है ना। देखिए ये प्रायः कम स्थायी होते हैं क्योंकि वे जल विद्युत अपघट्ट मिलाने पर तीव्रता से
अपक्षेपी हो जाते हैं, अतः ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होती हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, धातु है, धातु ऑक्साइड है, धातु सल्फाइड है आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 18 में आया था और लगातार 19 में भी आ गया। लो, और भौतिक अधिशोषण व रसो अवशोषण में 4 मुख्य अंतर, रसो अवशोषण भी बोलते हैं अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। ठीक है, इसके अंतर आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा हेडिंग मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को हम रसोवशोषण भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रासायनिक अधिशोषण को और किस नाम से जाना जाता है, तो रसोवशोषण, रसोवशोषण भी कहते हैं। ये वान डेर वाल बंधों के कारण होता है। भौतिक अवशोषण और हेडिंग डाल लेना, इसके बाद आप अंतर लिख देना। ये वान डेर वाल बलों के कारण होता है, ये रासायनिक बंध के कारण होता है। जी अगला, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, ये प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक है ना जी। अब देखिए, ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है और ये प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, अधिक सरलता से द्रवीय गैसों में सहजता से अधिशोषण होती है। ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, वे गैस जो अधिशोषण से क्रिया करती हैं रसोवशोषण दर्शाती हैं। ठीक है ना, देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला इसमें दिखा देते हैं आपको 5वां नंबर। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम, लगभग बोल सकते हो 20 से 40 होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 80 से उच्च होती है, 80 से 240 तक होती है। इसमें अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, ये ताप बढ़ाने पर घटता है। जिसमें उच्च ताप सहायक होता है, ये ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, विपरीत है लगभग उसका। जी अब देखिए, इसमें सुक्षेप सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें देखिए 8वां पॉइंट, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ाने पर बढ़ता है। अब अगला इसमें देखते हैं, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ाने पर बढ़ता है। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ दे रखी है। अब देखिए, उच्च दाब पर अधिशोषण के पृष्ठ पर यह बहुदड़ू परतों के रूप में परिमाणित होता है, ये कल अणु के रूप में फलित होता है। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या की परिभाषा दीजिए। स्वर्ण संख्या भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो स्क्रीन पर 10, 11, 12, 15, 16, 18 और 19 में भी ये पूछा गया, देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो स्वर्ण संख्या क्या होती हैं, रच्ची कोलाइड की शक्ति को स्वर्ण संख्या के रूप में व्यवस्थित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, जैसा आप बोलो। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ परिभाषा इन्होंने निम्न प्रकार से दी है जी। क्या है यहाँ पर, किसी द्रव स्नेही कोलाइडों की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड सॉल्ट के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिलीलीटर में को डालने पर सॉल्ट लाल रंग से नीले रंग का परिवर्तित हो जाता है, इसको रोकने के लिए पर्याप्त होता है। तो समझ में आ रहा है, स्वर्ण संख्या रच्छी सॉल्ट, स्वर्ण संख्या होती है जो वो रच्छी सॉल्ट की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सॉल्ट की स्कंदन शक्ति भी उतनी ही कम होगी। स्वर्ण संख्या या कम स्वर्ण संख्या होने पर सॉल्ट की स्कंदन क्षमता ज़्यादा हो जाती है। यह फैक्ट आपको याद करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यही देख लीजिए। जिस रच्छी क्लोराइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होती है, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी वह उतना ही
रक्षण करता है उतना ही रक्षण करता है। ये भी आपको याद कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला है पेप्टिक कारक की क्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। 9, 12 और 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पेप्टिक कारक क्या होता है? पेप्टिक कारक की पेप्टिकरण की विधि स्कंदन के रूप के विपरीत है। इसमें ताजी बने हुए अपक्षेप को, क्या याद रखोगे? ताजी बने हुए अपक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ, ताजी बने अपक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलाडी विलयन प्राप्त होता है। जैसे मान ली जाए फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अपक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के मिलाने पर जैसा बोलो लाल रंग का FeOH का होल थ्राइस का विलयन कोलाडी बनता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है अच्छे से। अगला है कार्सियस पारफिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करोगे? तो कार्सियस पारफिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 18 और 13 में पूछा गया था। ऑरिक क्लोराइड ये यू होता है ऑरिक क्लोराइड, Cl3 क्लोराइड हो गया। ऑरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनिस क्लोराइड विलयन द्वारा अपचयन कराने पर वैगनी रंग का गोल्ड सॉल्ट बनता है, जिसे कार्सियस पारफिल के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शंस आपको याद कर लेना है। रिएक्शन से AuCl3 प्लस 3SnCl2 एरो बनेगा हमारे पास 2Au प्लस 3SnCl4। अब आपको क्या करना है, SnCl4 प्लस H2O जब हम रिएक्ट कराते हैं तो SnCl2 हमारा अलग हो जाता है और 4HCl हमारा अलग हो जाता है। आपको रिएक्शंस भी लिखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बिना रिएक्शंस के आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है रिएक्शंस भी आप लिख दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। जी अगला क्वेश्चन है गोल्ड सॉल्ट बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि क्या है, वर्णन कीजिए। इस विधि में परिक्षेपण तथा संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। धातु गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोडों को NaOH की अल्प मात्रा युक्त ठंडे जल परिक्षेपण माध्यम में डहलोल कर धातु इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अर्क उत्पन्न किया जाता है, जिससे धातु वाष्पित होती हैं और ठंडा करने पर कोलाइड का आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे गोल्ड सॉल्ट बन जाता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो गोल्ड सॉल्ट कैसे बन जाता है। तो नैनो पदार्थ क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से समझाने वाले हैं आप लोगों को। जी नैनो पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनोमीटर अर्थात 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर होता है, उसे नैनो पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर समझाइए कि AS2S3 के कोलाइडी कण ऋणावेशित क्यों होते हैं, इसका एग्जाम्पल भी हमें समझाना है। देखिए भाई, आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीजन अभिक्रिया से बने आर्सेनिक सल्फाइड के कण विलयन से सल्फाइड आयनों को पृष्ठ पर अधिशोषण करके ऋणावेशित हो जाते हैं। सल्फाइड आयन यानी कि H+- 2 प्राथमिक अधिशोषण स्तर और हाइड्रोजन आयन प्लस H+ द्वितीय विसरित स्तर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से रिएक्शंस को फॉलो कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम बात करें AS2S3 फिर S2-2 यहाँ पर 3 डॉट का सिंबल है, फिर 2H+। ये रिएक्शंस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए AS2S3 के कोलाइडी कण ऋणावेशित हो जाते हैं। अगला है विद्युत कण संचलन क्या विधि है।
इसको समझाइए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है आप लोगों के लिए, सिर्फ इसका आंसर लिख लिया है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना या आंसर कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत कण संचलन को कैसे समझाया जा सकता है, क्या समझते हो, क्या है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। समझ में आ गया? अभिगमन करते हैं। फिर क्या करोगे आप लोग, विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन घटना, जो अभिगमन की घटना होती है, उस घटना को विद्युत कण संचलन कहते हैं। मतलब जिससे वो अभिगमन करते हैं विपरीत दिशा में, समझ में आ रहा है? विपरीत दिशा में अभिगमन करते हैं, उस अभिगमन को, घटना को हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या है, कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति को धन कण संचलन तथा एनोड की ओर गति करने को ऋण कण संचलन कहते हैं। जैसे बात करें हम, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के कोलाइडी कण, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल के कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं और ये कैथोड की ओर गति करते हैं। इनकी सहायता से कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों पर, जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें कोलाइडी कणों पर आवेश का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आप चित्र जरूर देख लीजिए अच्छे से। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये चित्र है। इस चित्र आपको बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, बिना चित्र के नंबर नहीं मिलते हैं। चित्र आपको बनाना पड़ेगा, विद्युत कण संचलन का चित्र है ये। स्कंदन क्या होता है जी, स्कंदन क्या है यहाँ पर समझते हैं अच्छे से। स्कंदन किसी कोलाइडी विलयन अर्थात सॉल को स्थायी बनाने के लिए उसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना आवश्यक होता है, परंतु विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा कोलाइडी विलयन का अवक्षेप कर देती है। कोलाइडी विलयनों के विद्युत अपघट्य के विलयनों द्वारा अवक्षेपित करने की क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। इस क्रिया में कोलाइडी विलयनों की सतह पर विद्युत अपघट्य से उनकी प्रकृति विपरीत आवेशित आयन अधिशोषित हो जाता है, जिससे उनका आकार बढ़ जाता है। फलस्वरूप वे अवक्षेपित हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर AS2S3 सॉल में विद्युत अपघट्य BaCl2 डालने पर AS2S3 स्कंदित यानी कि अवक्षेपित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विद्युत अपघट्य BaCl2 Vr+2 Cl- के Br प्लस आयन AS2S3 के ऋणात्मक आवेश को उदासीन कर देते हैं। फलस्वरूप उनका आकार बढ़ जाता है और वे अवक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्व उत्प्रेरण क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना। तो आया भी है, कितनी बार पूछा गया है, सो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और आपको बता दें, हम आपके सिलेबस से जो 30% की कमी की गई है उसी के आधार पर मैं ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे स्व उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन के फलस्वरूप बना एसिटिक अम्ल एवं स्व उत्प्रेरक बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शन से CH3COO एथिल एसीटेट H2O मतलब जल के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास C2H5OH यहाँ से निकल के ये हमारा अलग चला जाएगा, है ना। और CH3COOH यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। तो एसिटिक का जो बन रहा है वो स्व उत्प्रेरण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के लिए। देखिए अब हम अगले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न कभी कभी ज्यों के त्यों रिपीट हो जाते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखें। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम अथवा नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है।
प्लेटिनम होता है। ये भी आप देख सकते हो 12 और 18 में पूछा गया है। जी अगला है उत्प्रेरक का अधिशोषण और सिद्धांत उपयोगी है कौन सा? ठोस उत्प्रेरक में। ठीक है अगला देखते हैं अम्लीय केमानोफोर द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल में ऑक्सीजन कितनी होती है उसकी उत्प्रेरक की समझौता Mn+2। आप ये लगा सकते हो। अगला देखते हैं जल गैस मेथिल अल्कोहल के साथ प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसका उत्प्रेरक आप लोग याद कर लीजिए 13वें क्वेश्चन आया हुआ है CuO+ZnO+Cr2O3। ठीक है अगला देखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया भी रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा है जैसे रिएक्शंस आप देख पा रहे होगे यहाँ पर देखो 6, 16 और 13, 6, 12, 13 में ये पूछा गया है देख सकते हो। तो ये कैसा है? ये एक विषमागी उत्प्रेरक है। तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से। प्लेटिनम प्लेटिनम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विष का कार्य करता है उत्प्रेरक विष का? तो As2O3 करता है। पावरपिल ऑफ कैसियस पावरपिल ऑफ कैसियस देखिए पावरफुल ऑफ कैसियस क्या होता है? AU का सॉल्ट बनता है। ये किसका? AU मतलब गोल्ड सॉल्ट बनता है, ये आपको पता होगा। ठीक है अब देखिए जब वायु प्रक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल्ट क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। यही याद करा दूंगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा नहीं है? नमक प्राकृतिक है, रक्त प्राकृतिक है, सरगरा प्राकृतिक है, बचा क्या? RCOONA ये हमारा प्राकृतिक कोलाइड नहीं होता है। ठीक है अगला देखते हैं औषधियाँ किस व्यवस्था में पाई जाती हैं? देखिए अधिकतर जो औषधियाँ होती है ना मेरे अकॉर्डिंग वो कोलाइडी अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि औषधि आपने देखा होगा वो कोलाइडी अवस्था में पाई जाती हैं। औषधि का मतलब ये सीरप से है, तुम देखा नहीं वो सीरप गाढ़ा गाढ़ा होता है, मतलब गाढ़ा पदार्थ, कोई जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको कोलाइडी कहते हैं, समझ सकते हो बिल्कुल इजली भाषा में। कोलाइड को शुद्ध करने वाली विधि कौन सी है? अपोहन कहलाता है। अपोहन के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है, अगर आपने फुल वीडियो वॉच किया होगा तो आपको अपोहन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राउनी गति का क्या कारण है? ब्राउनी गति क्यों होती है? तो जो ब्राउनी गति होती है ना वो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का संघात। ब्राउनी गति भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने इस वीडियो को अगर पूरा वॉच किया है तो 100% आपको ब्राउनी गति समझ में आ गया होगा। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। अगला है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप को FeCO3 का धनु विलयन बनाने पर कोलाइडी विलयन का प्राप्त इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को पेपरी कार्य करते हैं। मैंने इसको भी बताया था, आपको पता होना चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आर्सेनिक कोलाइड और आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन को स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन कौन सा होता है? सबसे प्रभावी विलयन होता है VaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा है? एक उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा भी देता है और बढ़ा भी देता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है अब देखते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया। कहाँ तक थे हम लोग? जी यहाँ हो गया था जी। अब देखिए भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करता है। सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा पहले आपके सिलेबस में थी, अब हटा दी गई 30% के अनुसार। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आ जाए, मगर डिटेल में ये नहीं आएगा। सो मैंने वो डिस्कस भी नहीं कराया है ना। देखिए भाई अगला है उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रारंभ कर सकता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, ये तो भी बिल्कुल गलत है। और सारे जो यहाँ पर लगे हुए हैं बिल्कुल सही हैं, जिस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला दे रखा है हमारे पास और निम्नलिखित क्रियाओं में किससे निकेल एक उत्प्रेरक का कार्य होता है? तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। ठीक है
देखिए इसकी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ लेना है। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो आपको थ्योरिकल भी पूछ लिया जाता है। वनस्पति तेल प्लस H2 हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंटेशन में वनस्पति घी बनके तैयार हो जाता है। ठीक है ना। देखिए संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक, देखिए मैंने अभी इसे बता दिया है, प्लेटिनम होता है और V2O5 भी होता है। दो उत्प्रेरक यूज होते हैं। देखो V2O5 यहाँ पर दे रखा है। बिल्कुल ये रिएक्शंस के थ्रू आप समझ सकते हो। रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की रिएक्शंस कराएंगे तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, जो हमारा ये कहना चाहिए H2SO4 का निर्माण करता है ना। PT और V2O5 यहाँ दो उत्प्रेरक कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दो वाले ऑप्शन लगा सकते हो। और प्लेटिनम हो तो प्लेटिनम लगाओगे आप लोग। किसी विलायक में परिक्षेपण पदार्थ के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की परास में विलयन कैसा होगा? विलयन निलंबित होगा। विलयन में परिक्षेपण पदार्थ के कणों का आकार 100 एंगस्ट्रॉम से अधिक होने पर विलयन निलंबित होता है। मान लीजिए 100 से अधिक है ना, तो वो निलंबित होगा। ये बात आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है, इसे रट लेना है, बिल्कुल खा जाना इस चीज़ के लिए, है ना स्टूडेंट। देखिए कोरा किस प्रकार की कोलाडी निकाय है? तो कोरा द्रव्य, गैस में द्रव, क्योंकि गैस कोरा होता है गैस अवस्था में, तो गैस में क्या है वो द्रव बना जाता है। द्रव मतलब पानी में बदल जाता है। आपने देखा नहीं वो कोरा होता है तो वो आपके आंखों पानी में पड़ता है तो पानी जैसा बहने लगता है, तो उसे इस प्रकार वो हो जाएगा गैस में द्रव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड नहीं है? ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। देखिए झाग अथवा फोम किस प्रकार के कोलाडी विलयन है? द्रव्य में गैस, द्रव्य में गैस के हैं ये। देखिए माखन एक कोलाडी रूप होता है किसका? केसीय निलंबित होता है जल में। केसीन है वो निलंबित होता है जल में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती तो बना हुआ सॉल्ट क्या कहलाता है? एरोसॉल। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस इसी क्लास में हो जाए, किसी और का वीडियो वॉच नहीं करना पड़े, है ना जी। अब देखिए अगला है निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के पृथक्कृत विलयन अलग अलग डुबाए जाते हैं तो परख नली में रखे गए लाल प्रत्येक तावे की एक पट्टी डुबाई गई है, तो कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? तो नीला विलयन कौन सा हो जाएगा? 19 में ये आया हुआ। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। AgNO3। क्या? AgNO3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। आगे कौन सा निम्नलिखित में जल विरोधी कोलाइड कौन सा है? तो जल विरोधी कोलाइड कौन सा होता है? जैसे मान लो जल का विरोध करते हैं तो स्टैनिक क्लोराइड कहते हैं, स्टैनिक ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टैनिक ऑक्साइड। ऐसे सवाल जो केवल ऑप्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी। अगला कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या लगती है? अपवहन कहलाती है। अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, ठीक। ब्राउनिंग गति का कारण दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रकाशिक गुण है? टिंडल प्रभाव एक ऐसा प्रकाशिक गुण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका खोज टिंडल नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगर आपने पूरा वीडियो वॉच किया होगा मेरा तो टिंडल प्रभाव 100% आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मैंने आज इसका पूरा क्वेश्चन भी डिटेल में समझाया है बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन से यहाँ पर रहने दीजिए आप लोग। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायन के आकार पर निर्भर करता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आकार पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्लास और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और इंपॉर्टेंट PDFs सभी की इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।